हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एट द रेट डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे रचना सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द गर्भ शारीर के बारे में। पिछले वीडियो में भी हम लोग ने गर्भ शारीर देखा था, जिसमें से हम लोग ने गर्भ के दो टॉपिक्स पहले देख लिए हैं, जिसमें से हमने गर्भ व्याख्या के बारे में देखा था पिछले वीडियो में, साथ ही साथ शुक्र और आर्तों के कॉन्सेप्ट के बारे में देखा था। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे, इसमें दो चार टॉपिक के बारे में बात करेंगे और जो भी टॉपिक बच जाएंगे उसको हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसमें आज हम बात करेंगे सबसे पहले मासानुमासिक वृद्धि के बारे में, उसके बाद पंच महाभूत के रोल के बारे में इन द गर्भ वृद्धि, एंड देन कॉन्सेप्ट ऑफ बीज, बीज भाग एंड बीज अवयव के बारे में बात करेंगे और गर्भ पोषण के। तो ये जो चार टॉपिक है इनके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इसके बाद जो दो तीन टॉपिक्स बच जाएंगे उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा लेंदी लेसन होने की वजह से इस दो तीन पार्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा गर्भ शरीर में मासानुमासिक वृद्धि। अब मासानुमासिक वृद्धि मतलब होता क्या है कि जो गर्भ होता है, जो कि वॉर्म में पल रहा है, दैट इज फॉर्म हो रहा है इन द वॉर्म ऑफ द मदर, उसमें हर महीने किस तरह से वृद्धि देखने को मिलती है, हर महीने क्या क्या उसमें चेंजेस आते हैं, उसके बारे में हम जब पढ़ते हैं तो उसी को बोलते हैं गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि। तो इसमें हम लोग पहले मंथ से लेकर 9वें मंथ तक हर महीने गर्भ में क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले मंथ में क्या क्या देखने को मिलते हैं इन द चेंजेस। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि तत्र प्रथमे मासी कलेलम जायते। ठीक है, प्रथमे मासी क्या बोला गया, कलेलम जायते, मतलब कि जब शुक्र और शोणित का संयोग हो जाता है तो प्रथम मास में गर्भ का जो स्वरूप होता है वो कलल के फॉर्म में रहता है। ठीक है, कलल मतलब कि एक मास के गोले के फॉर्म में रहता है। तो प्रथम मास में क्या होता है, जब शुक्र और शोणित एक दूसरे का संयोग होते हैं तो प्रथम मास में जो गर्भ बनता है वो कैसे रहता है, कलल के रूप में रहता है। उसके बाद द्वितीय मास की बात करें तो द्वितीय मास में बोला गया है कि द्वितीय शीत उष्मा अनिलेर अभिप्रपच्यमानानां महाभूतानां संघातो घन संजायते यदि पिंडः पुमान स्त्री चेत पेशी एंड नपुंसकम और बुदकम इति। ठीक है, तो ये जो हम मासानुमासिक वृद्धि पढ़ रहे हैं वो सुश्रुत के अनुसार पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस हमें ज्यादा देखने को मिलता है इन द फर्स्ट ईयर। तो क्या बोला गया है कि दूसरा महीना जब स्टार्ट होता है तो दूसरे महीना में ये जो श्लेष्मा है और जो पित्त है और जो अनिल है, मतलब कि तीनों जो त्रिदोष हैं, उनसे परिपक्व होकर ये जो महाभूत है, जो कि हम लोग ने देखा जो कलल था, वो क्या होता है, संघात होता है उसका, और वो गर्भ जो होता है घन स्वरूप में आ जाता है। अब ये जो घन स्वरूप है इसके तीन रूप देखने को मिलते हैं। अगर ये जो घन है, यदि वो किसके आकार का है, पिंड के आकार का है, मतलब गोल है, तो उससे क्या होगा, पुत्र की उत्पत्ति मानी गई है। अगर यही पेशी के रूप में है तो इससे कन्या की उत्पत्ति मानी गई है, और अगर ये अर्बुद के रूप में है तो इससे नपुंसक की उत्पत्ति मानी जाती है। इसके बाद तृतीय मास की बात करें कि तृतीय मास में गर्भ में क्या चेंजेस देखने को मिलता है, तो बोला गया है तृतीय हस्तपाद शीर्षाम पंच पीड़िका निवर्तन्ते अंग प्रत्यंग विभागश्च सूक्ष्मो भवति। ठीक है, तृतीय मास में क्या बोला गया कि हस्तपाद शीर्षाम पंच पिंड का निवर्तन्ते, मतलब कि तीसरे महीने में पांच चीजों मतलब पांच पीड़िकाओं का निवर्तन होता है। इसमें क्या क्या आता है, तो सबसे पहले दो हाथ, दो पैर और ये सिर, ये जो है इनकी पांच पीड़िकाएं निकल आती हैं, और सभी जो अंग प्रत्यंग हैं उनका विभाग सूक्ष्म होता है, मतलब छोटे छोटे अंग प्रत्यंग देखने को मिलते हैं। तो प्रथम मास में क्या देखा, कलल बन रहा है, दूसरे में घन हो जा रहा है, और तीसरे में छोटे छोटे हाथ पैर और साथ ही साथ अंग प्रत्यंग का विभाग देखने को मिल रहा है। उसी तरह अगर हम चतुर्थी मास की बात करें तो चतुर्थी मास में बोला गया है कि चतुर्थे सर्वांग प्रत्यंग विभागा प्रव्यक्तो भवति विहृदया च नारी दोहृदनी आचच। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि चौथे महीने में जो संपूर्ण अंग प्रत्यंग है वो पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। तीसरे महीने में भी क्या हो गया, अंग प्रत्यंग आ गए, लेकिन वो बहुत ज्यादा छोटे छोटे थे। वही जो अंग प्रत्यंग है चौथे महीने में आने पे और अच्छे से स्पष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ गर्भ में जो है हृदय स्पष्ट होने लगता है, मतलब गर्भ में जो है हार्ट बनने लगता है, और उस हार्ट में, दैट इज उस हृदय में चेतना धातु भी व्यक्त होने लगती है। और इस कंडीशन को बेसिकली जो गर्भिणी है उसमें दो हृदय की अवस्था बोली जाती है, क्योंकि उसमें दो हृदय का अवलोकन होता है, एक तो माता का खुद का हृदय और दूसरा जो गर्भ है उसका हृदय। तो दो हृदय होने से क्या बोला गया है, दो हृदय होने से गर्भिणी स्त्री को दो हिरदनी कहा जाता है। तो ये हमेशा याद रखने का कि इसमें भी एमसीक्यूज बनते हैं कि कौन से मंथ में जो है माता को हम लोग द्रौहिर्दनी कहते हैं। तो चौथे मंथ में जो माता होते हैं उसको द्रौहिर्दनी कहा जाता है। आगे बोला गया कि जो द्रौहिर्द गर्भिणी होती है उसकी इच्छा पूर्ति की अवहेलना करने से स्वस्थ संतान की उत्पत्ति नहीं होती। अब द्रौहिर्दनी होने से क्या हो रहा है कि जो
बालक है दैट इज जो गर्भ है वो अपनी इच्छा व्यक्त करता है, और वो इच्छा किसके द्वारा व्यक्त करता है? माता के द्वारा। तो इस कंडीशन में माता की जो भी इच्छाएं होती हैं उनको पूरी करनी चाहिए। अगर उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर रहे हैं, उसकी अवहेलना कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो संतान उत्पन्न होगा वो स्वस्थ नहीं रहेगा। इसीलिए बोला गया है कि दो हृदयनी स्त्री की इच्छा पूर्ति करनी चाहिए, जिससे स्वस्थ और दीर्घायु संतान की उत्पत्ति हो। इसके बाद 5वें महीने की बात करें तो 5वें महीने में बोला है कि पंचमे मनः प्रतिबुद्धितरम भवति। ठीक है, तो 5वें महीने में क्या बोला गया है कि 5वें महीने में मन जो है अधिक प्रबुद्ध एवं सचेत हो जाता है। मतलब कि 5वें महीने से जो गर्भ है उसका मन अत्यधिक कार्यशील हो जाता है, और उसकी जो बुद्धि है वो सचेत हो जाती है। मतलब उसमें चेतना धातु का और अच्छे से निर्माण होते हुए देखने को मिलता है। आगे बोला गया है कि षष्ठे बुद्धि, ठीक है, छठे महीने में क्या बोला गया है कि छठे महीने में बुद्धि जो होती है अधिक प्रव्यक्त हो जाती है। 5वें महीने में क्या हो रहा है? मन अधिक प्रवृत्त हो रहा है, मतलब कि वो सोचना चालू हो रहा है, उसका चेतना आने चालू हो रही है। लेकिन छठे महीने में बुद्धि प्रवृत्त हो रही है, मतलब अब उसमें सोच विचार की भी क्षमताएं आना चालू हो जा रही है। आगे बोला गया है 7वें मास में कि सप्त में सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्त तरह, मतलब कि 7वें महीने में संपूर्ण अंग प्रत्यंग अच्छे से बन जाता है, उनका अच्छे से विभाग हो जाता है और वो अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। इस महीने में पैदा हुआ जो बालक होता है वो जीवित रह सकता है। अगर 7वें महीने में अगर बालक पैदा हो रहा है तो वो जीवित रह सकता है, वो टोटली वायबल होगा। आगे बात करेंगे 8वें महीने की, तो 8वें महीने में बोला है कि अष्टमे अस्थिरी भवत्य ओज, ठीक है, मतलब इसमें क्या बोला कि 8वें महीने में जो ओज होता है वो अस्थिर रहता है। अस्थिर मतलब कि चंचल होता है, मतलब एक जगह वो नहीं रहता, वो यहाँ से वहां हमेशा ट्रेवल करते रहता है। तो इस महीने में जो बालक होता है वो पैदा होने पर नैऋत्य के भाग के कारण और ओज धातु अस्थिर रहने से बालक जीवित नहीं रहता। अगर 7वें मंथ में बालक हो जा रहा है तो वो वायबर रहेगा, लेकिन 8वें महीने में नैऋत्य रहता, मतलब राक्षस काल होने की वजह से, साथ ही साथ ओज धातु की अस्थिरता के कारण अगर इस महीने में बालक पैदा हो रहा है तो वो जीवित नहीं रहेगा, वायबल नहीं रहेगा, और अगर वायबिलिटी देखने को मिल भी रही है तो वो हमेशा कैसा रहेगा? अस्वस्थ रहेगा। ठीक है, अब बोला गया कि इस कारण नैऋत्य को मांस और भात की बलि देनी चाहिए। तो इस काल में अगर ये पैदा हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में मांस और भात की बलि देनी चाहिए, मतलब उसका चढ़ावा करना चाहिए, चढ़ाना चाहिए। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है विद इन द 8 मंथ। एंड बात करें 9वें मंथ की, तो बोला कि नवम दसम एकादश द्वादश नाम्य तस्मिन जायते अतो अन्यथा विकारी भवति। मतलब 8वें महीने खत्म होने के बाद एक भी दिन ज्यादा हो रहा है तो 9वां महीना स्टार्ट हो चुका है, अब जो बेबी होगा वो टोटली वायबल देखने को मिले। तो वही बोला गया कि 9वें 10वें 11वें और 12वें में किसी भी महीने में अगर गर्भ हो रहा है तो वो स्वाभाविक प्रसव हो जाता है, मतलब अच्छे से उसका प्रसव हो जाता है। एंड साथ ही साथ अगर इसके बाद भी प्रसव नहीं देखने को मिल रहा तो मतलब क्या समझना चाहिए कि जो गर्भ है उसमें कोई ना कोई विकार है, गर्भ में कोई ना कोई दुष्टि है, इसी कारण से गर्भ इन महीनों में उत्पन्न नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है विद इन द गर्भ मासानुमासिक वृद्धि। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर हो सके तो श्लोक याद कर लोगे तो वेल एंड गुड, बट क्या क्या कॉन्सेप्ट है वो सब याद रखना है। प्रथम मास में क्या देखा? कलल हो जाता है। द्वितीय मास में घन हो जाता है, जिसमें अगर पिंड है तो पुमान मतलब कि पुत्र पैदा होगा, अगर स्त्री हो गई तो पेशी के रूप में होगा, और वहीं पे नपुंसक रहेगा तो अर्बुद के रूप में घन देखने को मिलेगा। वहीं पे तृतीय मास में छोटे छोटे अंग प्रत्यंग आ जाते हैं, चतुर्थ मास में यही अंग प्रत्यंग थोड़े और अच्छे से हो जाते हैं और द्रोह की अवस्था हो जाती है। 5वें मास में देखा कि मन अब जो है अधिक प्रव्यक्त हो जाता है। छठे मास में बुद्धि प्रवृत्त हो जाती है। 7वें मास में सभी अंग प्रत्यंग अच्छे से आ जाते हैं। साथ ही साथ इस मंथ में जो बेबी फॉर्म होता है या फिर अगर डिलीवरी हो रही है तो बेबी जो रहेगा एकदम वायबल रहेगा। 8वें मास में हम लोग ने देखा कि जो ओज होता है वो अस्थिर होता है। साथ ही साथ नैऋत्य काल होने से इसमें जो बेबी फॉर्म होता है या फिर डिलीवरी अगर हो रही है तो ऐसे कंडीशन में वो वायबल नहीं रहता या फिर अस्वस्थ रहता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? मांस या फिर चावल की बलि देते हैं नैऋत्य को। और 9वें 10वें एकादश या फिर द्वादश, मतलब 9वें 10वें 11वें और 12वें मंथ में अगर डिलीवरी हो जा रही है तो बेबी अच्छे से फॉर्म हो रहा है, अगर इसके बाद भी प्रसव नहीं हो रहा है, डिलीवरी नहीं हो रही है, तो विकारी गर्भ समझना चाहिए, मतलब कि गर्भ में कोई ना कोई विकृति है। तो इसे कहा गया है मासानुमासिक वृद्धि। आगे हम देखते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक इस लेक्चर के, दैट इज द रोल ऑफ पंच महाभूत इन गर्भ वृद्धि। ठीक है, मतलब कि जो हमारा गर्भ है उसकी वृद्धि करने में जो पंच महाभूत हैं, दैट इज द जो तेज है,
या फिर वायु महाभूत, पृथ्वी महाभूत, आकाश महाभूत है, उनका क्या-क्या स्वभाव है, इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर इसका भी श्लोक बेसिकली सुश्रुत के स्थान पे देखने को मिलता है, ये भी कर लो तो भी अच्छा है, नहीं तो इसके भी कॉन्सेप्ट अगर याद करो तो वेल एंड गुड। तो क्या बोला गया है, तम चेतनावस्थितम वायुर्विभजति तेज एन पचति आपः क्लेदयन्ते पृथ्वी सहन्ति आकाशम विवर्धयति एवं विवर्धिता स यदा हस्त पाद जीवा घ्राण कर्ण नितंबादिभि अंगे रूपेतः तदा शरीरम इति संख्या लभते तच्च षडंगम शाखा चतुरो पंचम पंचम षष्ठम सिर इति। ठीक है, तो पांचों महाभूत के बारे में बताया गया है कि सबसे पहले बोला गया कि अगर चेतना का आवास हो तो वायु क्या करती है, उसमें विभाजन करती है। ठीक है, तो वायु का मेन काम क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, वायु विभजती, माइटोसिस या फिर माइटोटिक डिवीजन देखने को मिलते हैं हमें किसमें, गर्भ में। जो मोरिला ब्लास्टुला फॉर्म होता है वो किसके थ्रू होता है, वायु के कारण। फिर तेज मतलब कि जो पित्त है या फिर जो अग्नि महाभूत है, ये क्या करती है, उसको पाचन करती है, उसका पाचन करती है, मतलब उसको और वायबल करती है। जो क्लीनता है, जल जो है वो क्लीनता पैदा करता है, जो अमनियोटिक फ्लूइड हो गया वो सब क्रिएट करने का काम किसका होता है, जल का। पृथ्वी तत्व से उसमें सहनन आती है, पृथ्वी महाभूत क्या करती है, उसको सहनशील बनाती है, उसमें घनत्व उत्पन्न करती है, मतलब उसकी डेंसिटी को बढ़ाती है। और जो आकाश महाभूत है वो रिक्तता का निर्माण करता है, जैसे कि रसवाहिनी धमनियां हो गई, जहां जहां पे भी खाली स्थान देखने को मिलते हैं, जहां पे संवहन होता है, कोई चीज को ले जाने का काम होता है, वो सारे तत्व किसके द्वारा बनते हैं, आकाश महाभूत। इस तरह से ये जो पांच महाभूत हैं, इनके द्वारा जो है गर्भ पर कार्य होने से जब उसमें किसका निर्माण होता है, हाथ पैर जीवा नाक कान नितंब आदि अंग प्रत्यंग निर्माण होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, शरीर कहते हैं। ठीक है, उसे क्या संज्ञा देते हैं, शरीर की संज्ञा देते हैं। तो जब क्या बोला गया है कि हाथ पैर नितंब आदि सब आ जाए तो उसे क्या कहेंगे, शरीर कहेंगे। और अगर ये सारे अंग प्रत्यंग नहीं आए तो उससे पहले वाली अवस्था को हम लोग गर्भावस्था कहेंगे। ठीक है, अब ये बोला गया है कि ये जो शरीर होता है वो षडंग होता है। षडंग मतलब कि 6 भागों में विभाजित हुआ है, जिसमें से 4 शाखाएं होती हैं। जो पांचवा है मध्य शरीर आता है, दैट इज द ट्रंक आता है, जिसमें हमारा चेस्ट एंड एब्डोमेन आ जाता है। और छठा जो होता है सिर और ग्रीवा आ जाता है। ठीक है, तो ऊपर का जो पार्ट है हेड एंड नेक, वो छठा शरीर। पांचवा शरीर कौन है, ट्रंक आ जा रहा है, और 4 शाखाएं मतलब कि 4 एक्सट्रीमिटीज आ रहे हैं। तो इस प्रकार जो गर्भ है इस और अंग प्रत्यंग के निर्माण, इसे कोई शरीर कहते हैं। ठीक है, तो प्रथम पहले इसे क्या कहेंगे, गर्भ कहेंगे। और एक बार अंग प्रत्यंग अच्छे से निर्माण हो गया तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, शरीर के। तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है विद इन द पंच महाभूत का रोल किस तरह से देखने को मिल रहा है इन द फॉर्मेशन ऑफ द गर्भ या फिर गर्भ के विकास में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इस वीडियो का, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बीज, बीज भाग एंड बीजावय। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। बेसिकली इससे लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन ऐसे क्यों आने के चांसेस देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें बस कॉन्सेप्ट याद रखना है और इसको इलेबोरेट करके आप लिख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है कॉन्सेप्ट ऑफ बीज, मतलब कि बीज क्या होता है। तो यहाँ पे बोला गया कि जो बीज है इसका अर्थ हमें किससे लेना चाहिए, शुक्र से और सोने से। क्योंकि जो शुक्र है वो क्या है, पुरुष बीज है, जो कि बेबी फॉर्मेशन गर्भ फॉर्मेशन में मदद करता है। वहीं पर जो शोणित है वो स्त्री बीज है। तो बीज जब नाम लिया जाए तो वहां से याद रखना चाहिए 2 बीज हमें देखने को मिलते हैं गर्भ के विकास के लिए या गर्भ के उत्पत्ति के लिए, जो कि पुरुष बीज दैट इज द शुक्र, जिसको हम लोग सीमेन कह सकते हैं, और स्त्री बीज दैट इज द शोणित, जिसको हम लोग ओसाइट कह सकते हैं। इसके बाद आता है दैट इज जो बीज भाग या फिर बीजावय। तो मतलब कि बीज के जिस भाग से अंग प्रत्यंग बनते हैं, ठीक है, बीज के जिस भाग से अंग प्रत्यंग बनते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं बीज भाग। बीज का जो भाग है उसको क्या बोलेंगे, बीज भाग। और उस भाग से बनने वाले अवयव या फिर अंग प्रत्यंग को हम लोग बीजा भाग अवयव कहते हैं। इसका कुछ हमें एग्जाम्पल भी देखने को मिलता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो किसको बर्थ देते हैं, ओनली ह्यूमन बींग्स। और जो काऊ होते हैं वो सिर्फ काऊ को, या फिर हॉर्स जो होते हैं वो सिर्फ हॉर्स को जन्म देते हैं। ये किसके कारण होता है, बीज के कारण। ठीक है, क्योंकि हर एक बीज, हर एक प्राणी, हर एक जीव जंतु का जो बीज होता है उसका जो बीज भाग होता है या फिर बीज अवयव जो होता है वो स्पेसिफिक होता है। जो ह्यूमन है उसमें जो बीज भाग के बीज अवयव रहेंगे वो अलग रहेंगे, वो क्या करेंगे, हैंड फॉर्म करने के लिए। वहीं पे जो हॉर्स है उसके लिए क्या रहेंगे, वो पैर फॉर्म करने के लिए रहेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज में जो बीज है वो डिफरेंट डिफरेंट बीज भाग या फिर डिफरेंट डिफरेंट बीजा भाग अवयव कंटेन करते हैं, जिसकी वजह से वो डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज को फॉर्म करने में मदद करते हैं। मतलब कि अपने ही तरह के सेम स्पेसीज को फॉर्म करते हैं। जैसे ह्यूमन है तो वो अपने तरह के ह्यूमन स्पेसीज को फॉर्म करेंगे, वहीं पे अगर एनिमल्स है तो वो अपने तरह के एनिमल स्पेसीज को फॉर्म करेंगे। इसी को हम लोग लॉ ऑफ
हेरिडिटी भी कहते हैं या फिर अनुवांशिकी सिद्धांत कहा जाता है इसी को। ठीक है, तो बीज, बीजा भाग और बीज भाग अवयव में क्या याद रखना है कि बीज क्या होता है, स्त्री बीज, पुरुष बीज को हम लोग बीज कहते हैं। बीजा भाग क्या होता है कि बीज के जिस भाग से गर्भ की निवृत्ति हो रही है उसको बीजा भाग कहेंगे। और बीजा भाग अवयव क्या होगा कि बीज के जिस भाग से जिस अवयव का निर्माण हो रहा है उसको बीजा भाग अवयव कहते हैं। एंड लास्ट टॉपिक हमारा इस वीडियो का होने वाला है दैट इज द गर्भ पोषण। तो गर्भ के पोषण किस तरह से होता है, गर्भ तो निर्माण हो रहा है, गर्भ को निर्माण होने के लिए वहां पे न्यूट्रिशन होना जरूरी है। तो ये न्यूट्रिशन किस तरह से वहां तक गर्भ तक पहुंच रहा है, किस तरह से उसका पोषण हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं गर्भ पोषण। तो इसमें क्या बोला गया है, शुक्र शोणित का संयोग होने पर या संयोग होने के उपरांत गर्भाशय में गर्भ का अग्रिम निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाता है और गर्भ की वृद्धि में उसका पोषण प्रमुख है। एक बार शुक्र और शोणित का संयोग हुआ तो वहां पे गर्भ की तो निवृत्ति हो गई है, लेकिन ये गर्भ को और बढ़ाने के लिए, उसकी वृद्धि करने के लिए क्या चाहिए, पोषण चाहिए। तो एक बार गर्भ के निर्माण हो जाने के बाद उसका मेन अगला काम क्या होने वाला है, गर्भ का पोषण। तो आयुर्वेद क्या बोलता है कि गर्भ का जो पोषण है वो निम्न प्रकार से देखने को मिल सकता है, जिसमें से सबसे पहले बोला गया कि जो माता के रस वह नाड़ी है उसमें गर्भ की नाड़ी लगी हुई रहती है और वह नाड़ी माता के आहार रस के वीर्य को गर्भ के लिए पहुंचाती है और उसी उपस्नेह से गर्भ की वृद्धि होती है। ठीक है, तो पहला क्या बोला गया कि जो माता की रस वाहिनी नाड़ियां होती हैं वो गर्भ की नाड़ी से लगी रहती है। अभी जो भी माता आहार खाती है तो उसका जो आहार रस होता है वो क्या होता है, गर्भ तक किसके द्वारा, इस नाड़ी द्वारा, गर्भ नाभि नाड़ी द्वारा पहुंचाया जाता है। और ये जो वीर्य है या फिर जो रस है उसी के उपस्नेह से गर्भ की वृद्धि होती है। दूसरा क्या बोला गया है कि आचार्य चरक कहते हैं कि अगर प्यास और भूख से रहित जो गर्भ है वो किसके अधीन रहता है, माता के। क्योंकि गर्भ को जब वो गर्भ के अंदर है, गर्भाशय के अंदर है, तो कोई भी भूख प्यास नहीं लगती। तो ये भूख प्यास क्यों रहित है, क्योंकि ये जो भूख प्यास है गर्भ का वो किसके अधीन है, माता के अधीन है। तो जब माता आहार लेती है तो उसके अनुसार ही गर्भ का भी पोषण हो जाता है, इसी कारण से वो भूख और प्यास को व्यक्त नहीं करता। अब बोला गया कि माता के आश्रित होकर जो सूक्ष्म रूप से सत, मतलब कि जो वर्तमान स्थूल रूप में असत अंग प्रत्यंग वाला जो गर्भ है, गर्भाशय में गर्भाशय के उपस्नेह और उपस्वेदन से अपना जीवन निर्वाह करता है। मतलब कि इसका दो तरह से पोषण होने को देखने को मिल रहा है। एक तो बोला गया है उपस्नेह से, उपस्नेह मतलब कि जो भी माता खाना खा रही है वो गर्भनाभि नाड़ी के द्वारा जाकर वहां पे उपस्नेहन कर रहा है। और उपस्वेदन मतलब क्या हो गया कि वहां पे क्या हो रहा है, जो भी खाना खाया जा रहा है उसको क्रेशन के थ्रू क्या हो रहा है, वहां पे गर्भ का पोषण देखने को मिल रहा है। इसके बाद बोला गया है कि जब भी सभी अंग प्रत्यंग व्यक्त हो जाते हैं तब गर्भाशय में गर्भ को उपस्नेह और उपस्वेद रक्त वाहिनियों द्वारा प्राप्त हो जाता है। एंड थर्ड बोला गया है कि जो गर्भ की नाभि में नाड़ी लगी रहती है, ठीक है, जो कि हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड है, उसमें नाड़ी जो है अपरा से लगी रहती है। गर्भ की नाभि जो है, नाड़ी जो है वो किससे लगी है, अपरा से लगी रहती है। अब जो अपरा है वो किससे कनेक्टेड रहती है, माता के हृदय से। तो अपरा जो है ये माता के हृदय से लगी रहते हैं। अतः जो मातृ हृदय है उससे संबंधित सिराओं द्वारा अपरा को रस से परिपूर्ण करता हुआ उसी रस के कारण गर्भ में बल तथा वर्ण की उत्पत्ति होती है। मतलब कि गर्भ की जो नाड़ी है या फिर नाभि है, गर्भ की नाभि से नाड़ी लगी है किसमें, अपरा में, जिसको हम लोग गर्भ नाभि नाड़ी कहते हैं। ये जो अपरा है उससे एक नाड़ी कहाँ तक गई है, माता के हृदय तक। अब ये जो माता का हृदय है वहां पे बहुत सारी सिराएं लगे हैं जो कि रस से परिपूर्ण करते हुए इस नाड़ी द्वारा अपरा तक रस को ले जाती है और वही रस कहाँ तक जाता है, गर्भ की नाभि तक जाता है और पूरा उसका उपस्नेहन करता है, उपस्वेदन करता है, मतलब उसकी वृद्धि करता है, उसका पोषण करता है। तो इस तरह से दो तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट बताए गए हैं कि उपस्नेहन और उपस्वेदन द्वारा या फिर गर्भनाभि नाड़ी द्वारा जो गर्भ है उसका पोषण हमें देखने को मिलता है इन द गर्भाशय। अब बात करते हैं कि जो हम लोग ने देखा कि गर्भिणी जो खाना खा रही है उसका आहार रस द्वारा ही उसका पोषण हो रहा, तो कुछ आहार जो है उसका किस तरह से विभाजन हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो गर्भिणी है उसमें आहार रस का विभाजन बेसिकली जो भी आहार खाएगी उसका जो एक भाग है वो गर्भिणी के स्वयं के शरीर की पुष्टि में जाएगा, उसका जो दूसरा भाग है वो क्षीरो उत्पत्ति के लिए जाएगा, मतलब कि दूध बनाने के लिए, क्योंकि अभी बेबी जब वायबल हो जाएगा तो वो किस पे डिपेंडेंट रहेगा, मदर पे, बाय द मिल्क। तो ये जो मिल्क फॉर्मेशन है उसके लिए जो दूसरा भाग है, जो भी आहार रस गर्भिणी ले रही है उसका दूसरा भाग क्षीर उत्पत्ति में चला जा रहा और तीसरा भाग जो है वो गर्भ के पोषण में चला जा रहा है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, गर्भिणी का आहार रस जो है या फिर जो भी आहार वो खा रही है
3 भागों में विभाजित हो रहा है। एक तो खुद का पोषण कर रहा है, दूसरा स्तन्य की उत्पत्ति कर रहा है और तीसरा जो है वो गर्भ के पोषण के लिए जा रहा है। तो इस तरह से हमें गर्भ पोषण देखने को मिलता है इन द आयुर्वेद। वहीं पे मॉडर्न में बोला गया है कि जो गर्भ होता है उसमें न्यूट्रिशन ऑफ गर्भ 2 तरह से हो सकता है, या तो यolk के थ्रू या तो प्लेसेंटा के थ्रू। यolk में क्या होगा, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसमें जो भी यolk साइक के कंटेंट्स रहते हैं वो क्या करते हैं, गर्भ का पहले पोषण करते हैं। ये कब तक होता है, जब तक कि प्लेसेंटा फॉर्म नहीं हुआ है। एक बार जब प्लेसेंटा फॉर्म हो जाता है तो वो क्या करता है, न्यूट्रिशन करता है। तो वही बोला गया है कि यolk मतलब कि वही उपस्वेद और उपस्नेह, और प्लेसेंटा मतलब कि जो गर्भनाभी नाड़ी द्वारा हो रहा है। तो सेम ही बताया गया है, बस यहाँ पे क्या है, प्लेसेंटा एंड यolk बोला गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलते हैं विद इन द गर्भ पोषण। तो होप आपको सारी चीजें आज जो हम लोग ने बात की सभी चीज समझी होगे। एंड अगर कुछ इसके रिलेटेड डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में उनको क्लियर कर सकूं। तो इसी तरह से हमारे गर्भ के 2 वीडियोस हम लोग ने बना लिए हैं, जिसमें से हम लोग ने पहले वीडियोस में कुछ टॉपिक देखा, सेकंड वीडियोस में कुछ टॉपिक। अब क्या है, एक ही वीडियोस में सारे टॉपिक्स रखे तो लेंदी हो जाएगा, इसी कारण से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में वीडियोस बना रहे हैं। एंड इसका जो अगला वीडियो होने वाला है उसमें हमारा जो गर्भ टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए एंड साथ ही साथ बीएमएस फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर वीडियोस के लिए एंड बीएमएस रिलेटेड अपडेट्स के लिए, नोट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड एंड नोट्स रिलेटेड साथ ही साथ बीएमएस रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।